नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन योजना और तमाम योजनाओं में बंदरबाट किया है, ऐसे में कैग की रिपोर्ट ने झारखंड सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। बता दें कि आलम यह है कि झारखंड में विधवा पेंशन योजना का लाभ पुरुषों को दे दिया गया, तो वहीं छात्रवृत्ति उन लोगों को दे दी गई जो छात्र हैं ही नहीं। साथ ही साथ कहीं न कहीं 2 साल तक एक ही कक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति बांटी गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार का खामियाजा झारखंड की जनता भुगतने पर मजबूर है। कैग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब मुख्यमंत्री अगला क्या कदम उठाते हैं, ये देखना होगा। तो आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। घोटाला प्रदेश झारखंड की शांत पड़ी सियासत को सीएजी की हाल ही में आई रिपोर्ट ने फिर से हवा देकर सुलगा दिया है। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर आरोपों के बाढ़ लेकर टूट पड़ा है। विपक्ष ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बयानों और आरोपों की बौछार कर दी है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट योजना से जुड़ी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन स्कीम की ऑडिट की गई थी। इसमें कई त्रुटियां पाई गई हैं। झारखंड के पलामू, रांची, गोड्डा, चतरा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिले को सैंपल के तौर पर लिया गया था, जिसकी जांच की गई तो यहां डीबीटी की योजना में भारी गड़बड़ी मिली है। महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग की माने तो स्कॉलरशिप योजना और पेंशन योजना को लेकर ही ये ऑडिट की गई थी। इसमें पाया गया है कि स्कॉलरशिप का लाभ पाने वाले छात्रों का कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नहीं है। साथ ही इन जिलों में 21 ऐसे संस्थान हैं जो स्कॉलरशिप के लिए सूचीबद्ध ही नहीं हैं। उन संस्थानों के छात्रों को भी स्कॉलरशिप का लाभ दे दिया गया। इसके तहत 365 अपात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में भी भारी अनियमितता पाई गई है। इसकी जांच में 60% के करीब अपात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दिया गया। सिर्फ धनबाद जिले में ही 9.99 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का फर्जी वितरण किया गया। वहीं पेंशन योजना की बात करें तो पेंशन 4 महीने देरी से मिल रही है। ऑडिट के दौरान 16 ऐसे पुरुष लाभार्थी मिले हैं जिन्हें विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका देहांत हो चुका है, उन्हें भी पेंशन दिया जा रहा है। हमारा असेसमेंट ये करना था कि डीबीटी का ट्रांसफर कितना इफेक्टिव है और उसमें क्या डेफिशिएंसीज है। हमने 2 स्कीम्स लिए थे। एक तो स्कॉलरशिप स्कीम था जो कि SC, ST, BC एंड माइनॉरिटी स्कीम्स था। स्कॉलरशिप बिकॉज वो स्टूडेंट्स डिफर करता है, उनमें पेमेंट जाता है। सिमिलरली हमने पेंशन स्कीम्स भी लिए थे। इन दोनों को एग्जामिन करने के बाद हमें जो चीज़ें दिखी हैं सिस्टम, और चूंकि ये चीज़ें ई कल्याण से रिलेटेड था, तो कैसे सिस्टम में जो चीज़ें आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी जो डेफिशिएंसीज है, उसमें जो इरेगुलरिटीज इन टर्म्स ऑफ फेक या घोस्ट एप्लीकेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर नहीं करने के बावजूद भी उनके नाम पे आप उनके स्टूडेंट्स को आप पेमेंट चला गया, वो कैसे संभव हो पाया। तो ये सब चीज़ों को हमने जब देखा, और जैसे आप पेंशन स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो टाइमली पेंशन इज द बिगेस्ट थिंग कि आपके ओल्ड वृद्धा योजना है, मान लिया, उसमें आपका होना चाहिए कि हर मंथली मिले। आप बहुत पर पैसा ही नहीं आता, 1 से 4 महीना बाद आप उसको देते हैं, जबकि पूरा पर्पस ही आपका मंथली सस्टेनेंस का होता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रदेश में इसकी जांच की मांग उठने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर सरकार से जांच करने की मांग कराने में जुटे हैं। नियमितताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। छात्रवृत्ति की बात हो, सामाजिक योजनाओं के वितरण की बात हो, या फिर अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि कुछ भी अनियमितता कर लो, कुछ भी घपले कर लो, इस सरकार के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगी, न कोई कार्रवाई करेंगी। इसलिए बेखौफ होकर जो मन आता है वो कर रहे हैं। अब रही बात देश राज्य में जिस तरह से वो घूम घूम कर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य भी बनता है कि अपने दल के लिए भी और राज्य के लिए भी बताएं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि आए दिन डॉक्टरों को, व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन कॉल आए और उनको बेबस होकर सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़े, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए वो किसी से छिपे नहीं है।
चाहे शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हों, शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हों या पिछड़े वर्ग की महिलाएं हों, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को यह नहीं लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं या फिर उस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ऑडिट में पाई गई इन खामियों से वित्तीय गड़बड़ झाले का अंदाजा लगाया है। हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में क्या किया? पुरुषों को विधवा, युवाओं को वृद्धा और सक्षम को बांट कर दी गई विकलांगता पेंशन। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार की निरंकुशता, लापरवाही और भ्रष्टाचारी कुनीति इतनी चरम पर पहुंच गई है कि यहां लगातार 2 वर्ष तक हजारों छात्रों को एक ही कक्षा की छात्रवृत्ति दे दी गई। एससी और एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग में आने वाले छात्रों को दे दी गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लापरवाही इस स्तर पर है कि वृद्धा पेंशन योजना का लाभ युवाओं को दिया जा रहा है, विधवा पेंशन योजना का लाभ पुरुषों को दे दिया गया, विकलांगों की पेंशन सक्षम व्यक्तियों को बांट दी गई। चोरों की भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार को किसी भी नियम, कानून और संविधान के अनुकूल काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भ्रष्टाचार व जंगल राज को ही सरकार ने अपना वास्तविक मॉडल माना है। झारखंड की जनता जान चुकी है कि 4 साल में इस सरकार ने क्या किया, अन्याय किया, शोषण किया, कुशासन और भ्रष्टाचारी का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया। ऑडिट में पाई गई इन खामियों से वित्तीय गड़बड़ झाले का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैग की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने एक बार फिर से झारखंड की सरकार और सीएम को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड की सियासत अब क्या रूप लेती है। घोटालों के आरोपों से घिरे सीएम हेमंत सोरेन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कैग की रिपोर्ट ने जिस तरह से झारखंड में हलचल मचाई है और कैग की रिपोर्ट ने जिस तरह से खुलासे किए हैं, ऐसे में साफ है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और झारखंड में तमाम योजनाओं का लाभ अपात्रों को दिया जा रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। राजेश मंडल जी जेएमएम नेता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजेश मंडल जी, पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगी। जिस तरह से कैग की रिपोर्ट सामने आई है और जिस तरह से गड़बड़ियां, अनियमितताएं इसमें देखने को मिली हैं, इतनी भारी संख्या में गड़बड़ी यहां पर है कि विधवा पेंशन का लाभ पुरुषों को दिया जा रहा है, कहीं 4-4 महीने तक पेंशन नहीं दी जा रही है, तो कहीं जो स्कूल रजिस्टर नहीं है उसके छात्रों को पेंशन दे दी जाती है। 9 करोड़ का यहां पर घोटाला है। बताइए क्या कहेंगे इन सब मामले में कैग की रिपोर्ट के बाद? कैग के रिपोर्ट के बाद, और हम पहले से भी यही कहते आ रहे हैं कि सेंट्रल जितनी भी एजेंसियां या जितने भी विभाग के लोग हैं, वो सभी लोगों का एकमात्र काम बन गया है कि किस तरह से विपक्ष की जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट सरकार है उसको बदनाम किया जाए। इसलिए इससे सीएजी भी इससे दूर नहीं है और हम ये साफ कहना चाहेंगे कि वो गलत संवाद फैलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर झारखंड राज्य को बदनाम करना चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि कैग की रिपोर्ट भी झूठी है, उनके अधिकारी भी झूठे हैं? एकदम हम सिरे से खारिज करेंगे मैडम, क्योंकि हम तो आपके सामने आज हम ब्यौरा लेके बैठे हुए हैं कि अगर हमने 1200 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के रूप में लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें डिफरेंसेस आप देखते जाएंगे, जैसे कि 660 करोड़ नहीं। तो राजेश मंडल जी, यहाँ पर आप सीधे सीधे ये कह दें कि कैग की रिपोर्ट झूठी है, तो इस पर तो कोई मानेगा नहीं। यदि आपको लगता है कि कैग की रिपोर्ट झूठी है तो आप अपने आंकड़े पेश करेंगे क्या आने वाले समय में? प्रियंका जी, आपका जो आरोप जो आप हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जैसे कि वृद्धा पेंशन युवा को मिल गया है, युवा को वृद्धा पेंशन मिल गया है, तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज भी हमारा देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उतनी महत्ता और उच्च कोटि का ये चीज अभी भी ग्रामीण इलाकों में सही स्थापित नहीं हो पाया है। कहीं कहीं आपका जो ऑनलाइन लेखा जोखा जो रजिस्टर किया जाता है उसमें मतलब चाह करके भी गलतियां या नहीं। राजेश मंडल जी, अगर ये गलतियां हैं भी तो भी आपकी सरकार की खामी है, आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं,
आप अपने अधिकारियों से इतना भी ठीक नहीं करा पाए। गवर्नमेंट के भी कार्यों को यदि हमारे हाथ में सौंपेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। हमारे अंदर स्टेट गवर्नमेंट का, हम तो ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी नहीं, कभी तो आप कहते हैं कि आप पूरा देश संभाल लेंगे, फिर राज्य संभालने की बात होती है तो इस तरह की गड़बड़ियों पर आप सीधे ठीकरा। समय दिया जाए। ये लोग कहते हैं कि झूठ का पिटारा है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि हम 4 साल के शासनकाल में 3 बार लगातार आपकी द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार। नहीं, ठीक है राजेश मंडल जी, आपका प्रचार करने के लिए तो अभी प्रचार सुनने के लिए तो मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ। मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब आप दीजिए। 34,7,106 लक्ष्मी नारायण तिवारी जी प्राप्त होता है। लक्ष्मी, हाँ राजेश मंडल जी, आपकी योजनाओं का प्रचार आप चुनावी काल में कीजिएगा और जनता के सामने कीजिएगा। यहाँ पर मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से सवाल है मेरा। ठीक है, मैंने हाँ, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आज काम कर रही है। आप देख रहे हैं। ठीक है, सुन लिया मैंने। पदाधिकारी को रिटायरमेंट। ठीक है, सुन लिया मैंने। मैं अगला सवाल आपके पास लेकर आऊंगी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका क्या कहना है कैग की रिपोर्ट को लेकर? देखिए, कैग की रिपोर्ट को मैं झूठा नहीं कहता, लेकिन संदेह यहाँ पैदा होता है, जो अभी राजेश मंडल जी हमारे मित्र बात कर रहे थे। संदेह इस जगह पैदा होता है कि अभी 4-5 दिन पहले धीरज प्रसाद साहू के यहाँ से 450 करोड़ रुपया का हल्ला हुआ, और अब रुपया कितना निकला है उस पर पता नहीं। मीडिया भी मौन है और इनकम टैक्स भी मौन है। धीरज प्रसाद साहू को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इनकम ये भी केंद्र की संस्था है इनकम टैक्स। तो सवाल खड़ा करने के लिए, संदेह पैदा करने के लिए जो मुद्दे आते हैं सामने, उससे व्यक्ति को कहने का अवसर मिलता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं कैग की रिपोर्ट को झूठा नहीं मानता, लेकिन यदि राजेश मंडल जी ने सिरे से खारिज किया है तो उसके तर्क में यही दम है कि धीरज प्रसाद साहू जी के यहाँ जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा और 450 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, अभी तक धीरज साहू गिरफ्तार नहीं किए गए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्यों नहीं गिरफ्तार? बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन क्या की रिपोर्ट को लक्ष्मी नारायण तिवारी जी सुनिएगा, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी सुनिएगा, क्या की रिपोर्ट को आप झूठा यदि नहीं भी मानते हैं, यदि आप इससे गलत मानते हैं, तो राजेश मंडल जी को इसके साथ में वो साक्ष्य, वो सबूत पेश करने चाहिए। वो यदि इसे झूठा करार दे रहे हैं तो ये बता देना कि 9 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जो ट्रांसफर हुए, महिला वृद्धा पेंशन यदि पुरुष को ट्रांसफर की गई है तो आप इस बात का सबूत दे दीजिए कि एक भी पुरुष को ट्रांसफर नहीं किया गया। ये टेक्निकल कंप्यूटर की गलती से हुआ है, इसमें हमारी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैडम, आप बात को समझा जाए, हम लोग कभी फॉल्स बात नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं प्रियंका जी कि हमको ये बता दीजिए ना, राजेश मंडल जी को जो ये कहने का अवसर मिला है वो इसीलिए मिला है कि केंद्र सरकार की जो ईडी संस्था है वो अभी 3-4 पहले, ये सुनिए, ठीक है सच्चिदानंद, हाँ मुझे कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो जो 450 करोड़ लगातार मीडिया में चलता रहा 4 सालों में, जो भ्रष्टाचार बढ़ी है, सुनिए, कहने दीजिए पर है। ठीक है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, लेकिन आज मैं अभी मैं 400 करोड़ की बात नहीं कर रही हूँ। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, अभी आज आप क्या की रिपोर्ट पे बात करेंगे? जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैं आपको 400 करोड़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहती है तो जी सच्चिदानंद सिन्हा जी, तिवारी जी बुजुर्ग होते हैं, उनको तकनीकी जानकारी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 450 करोड़ का क्या हुआ? ये काग की रिपोर्ट जो आई है, पहले इस पर डिस्कस कर ले, उसका 450 करोड़ का भी आपका हम जवाब देंगे। केंद्र की योजना की रिपोर्ट जो आई है, ये सर्वर पे सारा डाटा बेस अपलोडेड होता है, और गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड करके वृद्धा पेंशन हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, वो हेमंत सोरेन जी के राज में जो 9 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसको छिपाने के लिए आप उत्तर का जो है बयान कर रहे हैं। आप तकनीकी बात को समझिए कि सारा जो तिवारी जी, मैं आती हूँ आपके पास। तिवारी जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी। झारखंड में सरकार किसकी है? झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन जी की है। जितने कार्यालय कर्मी हैं उस पर जो है दबिश बनाना किसका काम है? हेमंत सोरेन जी के जितने भी आला अधिकारी हैं या फिर उनका जो भी है, उनका आदेश के अनुसार ही ये भुगतान होता है, और देख रेख की भी जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है, इसलिए सरकार इनकी है। गरीब जनता को क्या मालूम है कि कैसे क्या होता है?
गरीब जनता को सिर्फ जो डिजर्व करते हैं ऐसा कभी नहीं, किसी राज्य में इस तरह का कार्य नहीं हुआ है द्रुत गति से। काग की जो रिपोर्ट आई है, मैं तो यही कहूँगा कि 4 साल भारतीय में जो 9 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ है, अपनी आंखों से देखो उसका प्रिंट इस बात करके आप मीडिया के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उस पर आपको प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए कि ऐसी गड़बड़ी कैसे हुई। सरकार हेमंत सोरेन जी को है तो आपकी जिम्मेदारी टेक्निकल किताब पढ़ते रहिए। हम लोग जमीन रात दिन चलते हैं और जनता के चेहरे पर हेमंत सरकार का खुशी देख रहे हैं। तक वो पैसे का भुगतान हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मत करिए। आज 3 तारीख से 10 तारीख के अंदर हर महीने का पेंशन खाता जो है लाभुकों के खाता में जा रहा है। का पूरा हो जा रहा है। मैडम, आज समय पर सब चीज दिया जा रहा है। किसानों को बीज पिछड़ा तैयार होने से पहले दिया जाता है। यही सब उपलब्धि ठंडा होने से पहले लोगों को कंबल दिया जाता है। राजेश मंडल जी, तमाम एप्लीकेशन जब आती है तो उनको वेरिफिकेशन करना किसका काम है? आप ही की सरकार के तो अधिकारी करते हैं ना, आप ही के अधिकारी करते हैं ना। तो यदि एप्लीकेशन में गड़बड़ी होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार किसी और को कैसे ठहरा सकते हैं? मैडम, अभी भी हम लोगों के यहाँ इंटरनेट का जो है कनेक्शन फ्लक्चुएट होता है, माना जाए इसको। अभी भी ग्रामीण इलाकों में कभी कभी तो आपका कहना ये है कि झारखंड में एडमिनिस्ट्रेशन अभी केपेबल नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जहां हमारा जनता दरबार लग रहा है, वहां पर अभी भी इंटरनेट की नहीं। लेकिन राजेश जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ये कह रहे हैं कि झारखंड में अभी भी जो प्रशासन है वो उतना काबिल नहीं है कि सही डेटा फिल कर सके और उसके बाद जो पात्र है सुपात्र उन तक पहुंच। जी, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सच्चिदानंद जी, आप शांत हो जाइए। सच्चिदानंद जी, मुझे समय दीजिए 1 मिनट का। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, अब आप अपनी बात रखिए। नहीं, बीच में कोई बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने इसीलिए आपको अलग से समय दिया। जी, मैं पूछ रहा हूँ बार बार, जो अभी ये बकरी बाजार लगाए हुए हैं, सवाल आप कर रही हैं, 2 आदमी जब आते रहे, क्या हो रहा है? नहीं, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, इसीलिए मैंने आपको अलग से समय दिया है, अपनी बात रखिए। पॉइंट टू पॉइंट तो बोलिए। सच्चिदानंद जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। जी, हम ये निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की, मैंने पहले ही प्रश्न खड़ा किया कि जो राजेश मंडल जी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित जो संस्थाएं हैं वो राज्य सरकार को बदनाम कर रही हैं, इसके समर्थन में हम ये नहीं कह रहे कि कैग का रिपोर्ट झूठा है। मैं कैग के रिपोर्ट पर आधा मिनट के बाद आऊंगा। हमारा ये निवेदन है कि जब धीरज प्रसाद साहू के यहाँ ईडी इनकम टैक्स की छापा पड़ी और 450 करोड़ एक हफ्ता तक प्रिंट मीडिया और टेलीमीडिया में प्रचारित किया गया, तो ये केंद्र सरकार को और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश नहीं थी? तो इसका परिणाम अभी तक क्यों सामने नहीं आया? धीरज प्रसाद साहू के विरोध में ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, अब बोल लिया आपने। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, नहीं, आप मैं धीरज साहू पर आज बात करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी आगे का डेटा आया नहीं है। मैं क्या रिपोर्ट पर बात कर रही हूँ, आप धीरज साहू पर बात कर रहे हैं। तिवारी जी मुद्दे पर बात करिए। बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है तिवारी जी, मुझे दीपक जी को भी डिबेट में शामिल करना है। आप तीनों के पास मैं आती हूँ। दीपक कुमार जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। ठीक है तिवारी जी, मैं आती हूँ आपके पास। कैग पे ही बात करेंगे आज। दीपक कुमार जी मैं आपके पास आती हूँ। अगला सवाल आपसे है, जिस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट में इतनी अनियमितताएं देखने को मिली है, सवाल आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर जारी है, लेकिन एक तरफ कैग की रिपोर्ट को झुटलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये जो तमाम अपात्रों को लाभ मिला है, इसके लिए यदि इस बात को कहा जाता है कि कैग की रिपोर्ट ठीक नहीं है तो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। यदि ये कहा जा रहा है कि वृद्धा पेंशन पुरुष को दे दी गई है, तो आप ये साबित करते कि दिखा दे कि किसी पुरुष को वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिला है। प्रियंका जी, मैं आप यहाँ कहना चाहूंगा कि कैग जो है वह इस देश के वित्तीय लेखा जोखा को देखती है और यह देश की सर्वोच्च जो है संवैधानिक संस्था है, जिसका काम है केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय लेखा जोखा का ध्यान रखना। कैग ने अगर ये रिपोर्ट प्रसारित किया है तो निश्चित कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल जो है गड़बड़ी या उसमें जो है दिक्कतें हुई है। और जो डाटा की बात हो रही है कि छात्रवृत्ति जैसे धनबाद की बात आपने की कि 9.99 करोड़ छात्रवृत्ति फर्जी रूप से दिए गए, जिसमें कि पुरुषों को विधवा पेंशन, तो मैं ये बता रहा हूं कि जो मेरा पर्सनल अनुभव है
एक पत्रकार होने के नाते अभी जो झारखंड में शिविर चल रहे हैं जी। तो शिविरों में जब जाते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के जो है डाटा, आधार कार्ड, वोटर कार्डों में जो है उनका उम्र कुछ होता है और वह जो उनका उम्र कुछ लिखा हुआ होता है। कई बार यह देखा जाता है कि उम्र पूरा हुआ नहीं होता है, लेकिन यह भी है कि पेंशन पाने के लिए जो है उम्र को बढ़ा दिया जाता है। तो और यह भी देखा जाता है कि सरकारी ऑपरेटर, चूंकि सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम लेती है पंचायतों और ब्लॉकों में, तो जो ऑपरेटर होते हैं वो उस समय जो है सरकार आपके द्वार में 10-15 जो है प्राइवेट हायर किए जाते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और वो लोग अपनी जिम्मेदारी को संजीदापूर्ण नहीं निभा पाते हैं, वो चढ़ा देते हैं और उसका परिणाम होता है कि या फिर अपने लोगों को फायदा देने के लिए भी गड़बड़ियां की जाती हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, जब यहाँ पे स्टूडेंट जब जाति निवासी बनाने के लिए जब आवेदन करते हैं ऑनलाइन, तो महीने भर वह जाति निवासी तैयार नहीं हो पाता है और उसके बाद शिविरों में ऑन द स्पॉट तैयार हो जाता है। तो सवाल यह उठ जाता है। नहीं, राजेश मंडल जी का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी की कमी है, इसकी वजह से कई बार गड़बड़ी हो जाती है, इसे मानेंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं, जो ऑपरेटर है, जो कर्मचारी है, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और उन्हीं का खामियाजा जो है ऊपर जाकर के अधिकारी जो है मतलब ये सही जांच नहीं करते हैं और वो चला जाता है डाटा। राजेश मंडल जी 21 ऐसे संस्थान है, राजेश मंडल जी सुन लीजिएगा, राजेश मंडल जी सुन लीजिएगा, 21 ऐसे संस्थान है जो स्कॉलरशिप के लिए सूचीबद्ध ही नहीं है, उन सभी को स्कॉलरशिप दी गई है। इसमें कोई कैग की रिपोर्ट को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। उन संस्थाओं का नाम लीजिए, देखिए जो सूचीबद्ध नहीं है उनको कैसे ट्रांसफर किया गया, कैसे छात्रवृत्ति दी गई। अब आप इसमें बताइए कि किस अफसर की गड़बड़ी है, कौन सी कैग की रिपोर्ट झूठी है। मैडम प्रियंका जी, अगर कैग इतना ही सीएजी ऑनेस्टली काम कर रही है तो मुझे एक बात बताइए कि ये जनता को वो क्यों नहीं बताते हैं कि अब तक झारखंड राज्य का 136,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है। एक मात्र 78,000 करोड़ रुपया सिर्फ राजेश मंडल जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजेश मंडल जी जप रहे क्या, कहाँ पर यहाँ पर ईमानदारी आपकी बरत रही है? कहाँ वो बता रहा है कि झारखंड सरकार का इतना पैसा बकाया है? जरा सीएजी ये भी तो कभी उद्गार व्यक्त करे, तब न समझेंगे कि वो सेल्फ काम कर रहा है। राजेश मंडल जी, क्या का काम क्या है आपको मालूम है ना? सरकार को क्या का काम क्या है आपको मालूम है? दीपक कुमार जी जवाब दीजिएगा आप। प्रियंका जी, मैं बताना चाहता हूँ राजेश को इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि कैग का काम क्या है। कैग का काम ये नहीं है कि किसका पैसा किसके पास बकाया। कैग का काम है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों के जो वित्तीय कार्य होते हैं उस पैसे का लेखा जोखा रखना कि किस मद में खर्चा किया गया है, वो सही तरीके से खर्चा कर नहीं। ये नहीं है कैग का काम कि राज्य का केंद्र के पास कितना बकाया है, ये तो दूसरा मुद्दा है। राजेश को जानकारी नहीं है। नहीं राजेश मंडल जी, अगर आपको राज्य की सरकार की इतनी वो है तो आपके पास भी एक सिस्टम होगा ना, आप अपनी तरफ तौर से शिकायत करिए। आप कैग से क्यों इस बात की, कैग जब आपकी कमी निकाल के दे तो आप कैग से उल्टा सवाल पूछिए। एक तरफ तो आप ये कहिए कि कैग की रिपोर्ट झूठी है, पैसा मांगते हैं वो हमको ईडी और सीबीआई और लोकपाल का जो है भय दिखाना आरंभ कर देता है। सच्चिदानंद जी, राजेश मंडल जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि कैग की रिपोर्ट तो छोड़िए आप, केंद्र ने जो राज्य का पैसा लिया है वो पहले उनको उसको सूचना दी जाए। कैग का रिपोर्ट जो झारखंड में आया है, राजेश भैया से मैं आवेदन करना चाहता हूँ कि गलत लोगों को जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, जो विधवा लोगों को के नाम पर कोई पुरुष को हो गया, एक मिनट सुन लिया जाए, एक मिनट उसमें आपका मोबाइल का जो भी डाटा कैग का आया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, सरकार आपकी है, उसका पीडीएफ रिपोर्ट लेकर के संबंधित विभाग में जाए कि ये जो गलत ट्रांजैक्शन 9 करोड़ का हुआ है, इंटरनेट उसका जो कैसे रिकवरी हो और गलत लोगों को जो निकाली गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भुगतान हो गया है। राजेश मंडल जी सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। राजेश मंडल जी आपकी सरकार का काम क्या है? जनता को लाभ देना है ना। यदि जनता के लाभ में गड़बड़ी होगी तो आप केंद्र को जिम्मेदार ठहराएंगे या पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक से? मैडम जो रिपोर्ट है लेकिन आपको राजनीति से फुर्सत मिले तब आप झारखंड के लोगों के बारे में ख्याल
करें ना। राजनीतिक टिप्पणी करना बेकार होगी। मैं आग्रह करूंगा कैग का रिपोर्ट झारखंड के जांच में जो आया है उस रिपोर्ट को लेकर के हेमंत सरकार के नाम आप पर जो रिकवरी करने का प्रयास करें, आप जो हमको सजा देंगे गड़बड़ी हुई है उस पर ध्यान दे सरकार। ठीक है, अब आप दोनों शांत होइएगा। मैं तिवारी जी के पास जाऊंगी। तिवारी जी, जनता पार्टी को पच नहीं तिवारी जी कैग पर बात कीजिएगा। धीरज साहू पे आज बात नहीं करेंगे। कैग की रिपोर्ट आई है, गड़बड़ियां यदि आई है तो जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तिवारी जी बोलिए बोलिए। कोई उत्तर नहीं है मेरा, मैं नहीं बोलूंगा। तिवारी जी, आधा मिनट के बाद टाइम खत्म, हम नहीं बोलेंगे और आज के बाद हम चैनल में नहीं बैठेंगे। नहीं तो तिवारी जी आप धीरज साहू पे बोलेंगे, मैं कैग पे डिबेट करूंगी तो आप धीरज साहू पे बात करेंगे। सच्चिदानंद जी, राजेश मंडल जी, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। तिवारी जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बताइए मुझे। मेरा मुद्दा यदि कैग की रिपोर्ट है, मेरा मुद्दा यदि झारखंड की जनता है, तो आप धीरज साहू पे बात करेंगे क्या? बताइए आप। मैं कह रहा हूँ कि ये बकरी बाजार लगवाती है आप, एक व्यक्ति नहीं बोलता, एक अरे तिवारी जी मैं आपको अलग से समय दे रही हूँ। तिवारी जी देखिए, तिवारी जी, सिन्हा जी, राजेश मंडल, लोगों से हाँ, हम प्रवचन सुनेंगे। तो मैं तो आपको अलग से समय दे रही हूँ। अभी आपकी मर्जी है तिवारी जी, मैं आपको अलग से समय दे रही हूँ। ठीक है, मेरी ही मर्जी है। हाँ हम मोदी जाप सुनने के लिए नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आप अकेले बात करेंगे, आप डिबेट में बात नहीं करेंगे। नहीं, जब मैं बात करूंगा तो अभी तो कोई नहीं बोल रहा है ना तिवारी जी, अभी तो कोई नहीं बोल रहा है। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ। कोई से नहीं समय देती है आप। आपको तिवारी जी, आपको मैं पूरा 1 मिनट का समय दे रही हूँ। अपनी बात रखिए यदि आप रखना चाहते हैं तो। अभी 1 मिनट के बाद कहिएगा जब समय खत्म हुआ। हाँ सुनिए, ठीक है, नहीं अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं आपको समय देती हूँ, अगर नहीं रखना चाहते तो फिर आपकी मर्जी है तिवारी जी। हाँ ठीक है, ठीक है। दीपक जी फाइनल कंक्लूजन दीजिएगा, 10 सेकेंड आपके पास है। मैम कैग, मैं फिर कहूंगा कि कैग काफी विश्वसनीय और संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये बात सही है कि केंद्र की कुछ एजेंसी, जांच एजेंसी के लेकर के जो राजेश जी चूंकि उनकी सरकार है, वो अभी उस सरकार के वो अभी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका बोलना जायज है। लेकिन राजेश जी को पता भी होना चाहिए कि कैग एक अलग चीज है। कैग कोई जांच एजेंसी नहीं है, वो एक वित्तीय लेखांकन का काम करती है और उनकी रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं निकलती है। कैग के ऊपर सवाल उठाना ये अलग बात है कि जो है वो बेबुनियाद है। हाँ, कैग जो कह रही है कि ये पैसे गलत, कुछ पैसे सरकार के डीबीटी के गलत ट्रांसफर हुए, तो कहीं ना कहीं ये इसको सरकार को देखना चाहिए अपनी मशीनरी के माध्यम से कि अगर सही लाभुक के पास पैसा नहीं जा रहा है, जनता के गाड़ी के टैक्स की कमाई का पैसा, तो उसको सही करे। वैसे लोगों से पैसा हुआ पर चुके जो फाइनेंशियल यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो काफी बड़े आंकड़े हैं, करोड़ों में आंकड़े हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है राज्य के लिए। जी बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, राजेश मंडल जी, तिवारी जी आपका और दीपक जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से आज हम कैग की रिपोर्ट को लेकर बातचीत कर रहे थे, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर अनियमितता देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जिस तरह से गलत ट्रांसफर, गलत खातों में, गलत स्कूलों को किया गया है, ऐसे में ये बड़ा मामला है। लेकिन देखना ही होगा कि इस मुद्दे में आगे हेमंत सोरेन की सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और क्या इसे सही करने के लिए कोई कदम उठाती है या फिर कैग को ही इसका दोषी बताती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।